फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्जन बाय प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म ये पढ़ा था। ठीक है, इसी पर एक एग्जाम्पल बेस्ड है, मतलब डिस्पर्जन बाय प्रिज्म का ही एक एप्लीकेशन आप कह सकते हो इस टाइप से। वो है रेनबो। तो वो रह गया था, तो वो मैं पहले आपको रेनबो के बारे में बताऊंगी कि रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेनबो के साथ। रेनबो क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई प्रिज्म, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इससे जब वाइट लाइट पास होती है तो पास होने के बाद 7 कलर्स में रिफ्रैक्शन प्रोसेस के बाद टूट जाती है। ठीक है, और इन 7 कलर्स का सीक्वेंस होता है विबग्योर फॉर्म का। ठीक है, तो ये जो 7 कलर्स मिलते हैं हमें, इन्हीं से क्या होता है, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। इनका जो बैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो होता क्या है, वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में कब ब्रेक होती है, जब उसे किसी प्रिज्म से पास किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए रेनबो में भी कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी डिस्पर्जन प्रोसेस होता है, बट आपको ये देखना है कि क्या एटमॉस्फेयर में कोई प्रिज्म रखते हैं हम उठा के, कि हमने एक प्रिज्म रख दिया, अब यहाँ से क्या होगा, व्हाइट लाइट पास होगी, फिर ये रेनबो बनेगा। ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ प्रिज्म जाके रखते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एज अ प्रिज्म वर्क कर रही है। तो देखिए, बारिश होने के बाद क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो पत्तियों पे रह गई। ठीक है, तो होता क्या है, जब सनलाइट इन ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी। ठीक, तो इसमें से क्या होगा, इन ड्रॉप से जब लाइट पास होकर के जाएगी तो ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा तभी तो अंदर जाएगी। और इसका भी फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, विबग्योर होता है, 7 कलर्स का होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, एज अ प्रिज्म वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं रेनबो की। देखिए, आफ्टर रेन some teeny droplets लिख लीजिए, remains suspended in atmosphere, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, रह जाती हैं, suspended in atmosphere। इसकी बात क्या होता है, when sunlight falls on these drops, क्या होगा, dispersion of light takes place। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस एंड रेनबो फॉर्म्ड। ठीक, इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें आप अगर एक लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एज अ प्रिज्म वर्क करती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही मेन था जो रेनबो के बारे में था, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी विबग्योर का ही फॉर्मेशन होता है। तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो वायलेट होती है, उसके बाद इस तरीके से अलग अलग कलर्स ऊपर तक बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का ही सीक्वेंस रहता है रेनबो में। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बार रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, यहाँ एयर है और यहाँ पे क्या है, डेंसर है। तो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। जब एयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब डेंसर से
उसमें जाती है एयर में, तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने एक चीज़ देखी कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस कब होता है, जब दो मीडियम हो, मतलब मीडियम्स की डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा हो वो रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग लेयर्स हैं और हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग अलग। यहाँ पे डेंसिटी इसकी कुछ और है एयर की, यहाँ पे डेंसिटी नीचे कुछ और हो जाएगी। ऐसे क्या होता है, चेंज होती रहती है। जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएं तो धीरे धीरे हमें एटमॉस्फेयर क्या होगा, चेंज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट रे एक लेयर से, कह सकते हैं आप, ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाती है या एक डेंसिटी वाली एयर से दूसरे डेंसिटी वाली एयर में जाती है, तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो किसके वजह से रहा है, ये हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, इसलिए इसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में हो जाएगा, व्हेन लाइट रे passed through atmosphere, they undergo refraction when entering from one air layer to another air layer of different densities is known as atmospheric refraction। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं, इसमें जो भी डाउट आपके रह गए हैं वो क्लियर हो जाएं। क्या बताया मैंने आपको, जब कोई लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, पास थ्रू एटमॉस्फेयर से पास हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। और रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता कब है, जब व्हेन एंटरिंग फ्रॉम वन एयर लेयर टू अनदर एयर लेयर, एक एयर लेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कुछ और है, अनदर एयर लेयर जिसकी डेंसिटी कुछ और है। तो कहने का सेंस है, लाइट जब एक एयर लेयर से दूसरे एयर लेयर में मूव करती है या एंटर करती है और उन एयर लेयर्स की डेंसिटीज क्या है, डिफरेंट हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि डेंसिटीज का केवल डिफरेंस होता है कि दोनों की डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी लो होगी, ठीक है, जिस भी एरिया की, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा, और जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, जिस लेयर की भी, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो बस आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार्स जो है वो क्यों चमकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक्चुअल में जो है वो स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते, मतलब चमकते नहीं, बस हमें ऐसा फील होता है कि वो चमक रहे हैं, बट ऐसा होता क्यों है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक बात बताई
कि जो स्टार्स हैं जैसे, ठीक है, वो अलग अलग पोजीशन पे हैं पूरे स्काई में, कोई ऐसा तो नहीं है सारे स्टार्स एक ही जगह पे हैं। अब होता क्या है, जब स्टार्स की ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जब लाइट रे, यहाँ इसकी लाइट जो है इस स्टार की, जब मतलब इस लेयर से पास होगी, फिर अगली लेयर से पास होगी, फिर अगली, ऐसे करके जब तक हमारे पास आएगी ये लाइट, तो अलग अलग लेयर्स को पास करेगी। तो अलग अलग लेयर्स को पास करने की वजह से रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। तो लाइट क्या होगी, फ्लक्चुएट करने लगेगी। अब ये वाली लाइट जो यहाँ से आई तो कुछ और हुआ, फिर इधर आएगी, फिर चेंज, हल्का हल्का चेंज होता जाएगा। तो फ्लक्चुएशन केवल हमें फील होता है। अब दूसरी वाली लाइट दूसरे वाले स्टार्स को देखना शुरू किया तो उसमें भी यही सेम काम होगा। तो वो अलग अलग हाइट पे है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्रोसेस उनके अंदर हो रहा है, उसके बाद वो हमारे तक पहुँच रहे हैं, इसलिए वो हमें, उनकी जो लाइट है वो हमें फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि तारे जो है वो चमक रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें थोड़ा लैंग्वेज में, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि लाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो क्या इसमें लिख सकते हैं हम लोग, लिख लीजिए, व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स कमिंग फ्रॉम स्टार लीजिए इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर it undergoes atmospheric refraction अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा होगा, ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग लेयर की अलग अलग डेंसिटी होती है, इसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें आगे, ऑफ डेंसिटी किसकी, एयर की, ऑफ एयर एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पे हैं, इस वजह से ऐसा है, एट डिफरेंट हाइट्स। द continuously changing atmosphere refracts the light from stars, by different amount, ठीक, इतना आप रीज़न अगर लिख देंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस रीज़न को जो हमने लिखा है वही मैंने आपको बताया भी था, लेकिन एक बार देख लीजिए फिर से। व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, जब लाइट स्टार से हमारे पास आती है, तो इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है, इट अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज़, एयर की अलग अलग डेंसिटी की लेयर को वो पास करके आता है, ठीक है। द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट, तो जो बार बार एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। जो लाइट हमारे तक आती है और वो अलग अलग अमाउंट से आती है, कुछ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आती है और कुछ जो है थोड़ा स्लो आती, डिम लाइट आती, तो वो हम लोगों को लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जो स्टार्स हैं वो तो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते। कभी आपने प्लैनेट्स को चमकते हुए देखा है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पे प्लैनेट्स हैं, ठीक, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब जिस जगह पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर वो हमें, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाइट लाइट एक नॉर्मल लाइट की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग मतलब फैलना, ठीक है, बिखरना, तो वो एक आप फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से बता देंगे। उसमें ये होता है, जो इंटेंसिटी होती है
लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ पावर 4, वेवलेंथ पावर 4 ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो इंटेंसिटी को आई से लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा की पावर 4, ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जिस भी चीज़ की, जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखिएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग पावर या इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ इसमें ये देखेंगे, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं रेलेज लॉ। रेलेज लॉ, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट इज रेले लॉ, तो आप ये लिखेंगे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। ठीक है, अब आप ये देखिए जो विबग्योर होता है, जो हमने आपको बताया था स्पेक्ट्रम वाला विबग्योर। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करती है, ऐसे ऊपर की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज करेगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वायलेट की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम किसकी होगी, वायलेट की, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, रेड की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशन होता है, तो जब रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, तो जब वेवलेंथ अभी नीचे हमने आपको बताया था, ये पीछे फॉर्मूला आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तो जब मैंने कहा कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्कैटरिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं आपने देखे होंगे, जो सिग्नल्स बनते हैं ज़्यादातर डेंजर वाले कि आपको हाँ इसके आगे नहीं जाना है, वो जनरली किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। क्यों, क्योंकि रेड कलर सबसे कम फैलता है और वो हमें हाई इंटेंसिटी के साथ दिखाई देता है। ठीक है, और वायलेट कलर वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए किसी भी कंपैरिजन करके, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डाउन साइड से अप साइड जाने में इंक्रीज करती है वेवलेंथ। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं स्कैटरिंग फिनोमिना ऑफ लाइट पे, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।